Good evening, friends. You're most welcome to Think Eyes channel. Today we are going to discuss Ghatna Chakra Drishti, in which we are going to discuss current affairs 1 year collection. Let us begin the topic. अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु वर्ष 2015 से प्रयास किया जा रहा है। वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्साधन कर दिया था। उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लाया गया है। स्मरणीय तथ्य अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2021 को और राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त 2021 को पारित किया गया। 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति के सहमति के पश्चात इस अधिनियम ने अप्रैल 2021 में जारी ही एक ऐसे ही अध्यादेश का स्थान लिया। अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, जिन्हें कुछ क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल कह सकते हैं। तो न्यायिक और अर्ध न्यायिक इसका मतलब होता है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल, जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों या अधिकरणों यथा फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण और अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है, जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। इस समिति की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह चयन समितियां होंगी। अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो भी पहले होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR नेशनल कैपिटल रीजन और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से चिंता का विषय रही है। NCR तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग कमीशन के गठन का उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया। यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बिल 2021 4 अगस्त 2021 को लोकसभा, 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही अधिनियम बन गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा NCR क्षेत्र शामिल हैं। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1998 में NCR में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण प्राधिकरण को भंग कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजे के अनुसार किसानों से मुआवजा वसूल कर सकती है। आयोग के सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल रूल्स 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। स्मरणीय तथ्य इस नियम के तहत वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोज्य सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन,
समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है, ताकि इसके पुनर्उपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। और माइक्रो प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। जैसे हम देखते हैं टूथपेस्ट में यूज़ होती, कहीं फेस वॉश में यूज़ होती है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बर्ड्स होते हैं, उनका उपयोग ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 2021 जुलाई 29, 2021 को लोकसभा द्वारा और 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। स्मरणीय तथ्य: वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण AERA की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन मेजर एयरपोर्ट के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था, जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख हो। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती है। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया गया है। अब बात करते हैं आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को 3 अगस्त 2021 को लोकसभा, 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति मिली। स्मरणीय तथ्य: यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेता है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता और नैतिकता के हित के लिए ज़रूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छटनी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर सकती है। प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे और 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद या उससे पहले शुरू की गई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैरकानूनी तालाबंदी और छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 वर्ष तक की कैद की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देश्यों हेतु धन मुहैया करने वालों लोगों को 2 वर्ष तक की सज़ा की कैद सज़ा और 15,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। तो बेसिकली क्या क्या है इसमें? पहले 1 वर्ष तक की सज़ा है और 10,000 रुपये तक का जुर्माना है, या दोनों हो सकते हैं। अगर आप क्या करेंगे, अधिनियम के तहत गैरकानूनी तालाबंदी करेंगे, छटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश दिए गए उसका उल्लंघन करने वालों पर ये सारे प्रावधान लागू होंगे। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने वाले, उकसाने वाले और उसको जारी रखने के लिए प्रेरित करने वाले या ऐसे उद्देश्यों हेतु धन मुहैया करने वाले लोगों को 2 साल तक की सज़ा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में संशोधन करता है, जिससे आवश्यक रक्षा सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में शामिल किया जा सके। शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। देश में कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव MSME इकाइयों पर पड़ा। MSME उद्यमियों पर बढ़ते कर्ज तथा उनकी इकाइयों के बंद होने से
उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपर्युक्त को संज्ञान में लेकर मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष MS साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ILC ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता IBC 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैकेज्ड ढांचे PIRP की सिफारिश की थी। स्मरणीय तथ्य, देश में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 28 जुलाई 2021 को लोकसभा और 3 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इसे अगस्त 11, 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम संशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधित अधिनियम के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSME को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, जिसे प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस PIRP कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस PIRP शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार न्यूनतम डिफ़ॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2021 30 जुलाई 2021 को राज्यसभा, 4 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। उल्लेखनीय कि यह अधिनियम नारियल विकास बोर्ड 1979 में संशोधन करता है। नारियल उद्योग के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। स्मरणीय तथ्य, अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उसके उत्पादों के लिए विपणन, मार्केटिंग में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। विपणन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन सब के लिए सिफारिश कर सकता है। अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जबकि अधिनियम 2021 में ऐसी वित्तीयन सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम 2021 द्वारा बोर्ड का अध्यक्ष, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO के रूप में कार्य करता था, उस पद अध्यक्ष को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्यकारी नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO का अलग पद गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में भी शामिल होते थे। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल होते थे। अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर में केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश एवं गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। धन्यवाद।